नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम पर्पज़ के बारे में देखेंगे। दोस्तों इस चैनल का पर्पज़ है स्टूडेंट्स के पैसे को बचाना, उनके कीमती समय को बचाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन को साइड हॉबी बनाना, फुल टाइम प्रिपरेशन से बनने से बचाना है। उसके अलावा मैक्सिमम हार्म पहुंचाना है फॉर प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग इंडस्ट्री, जो कि समाज के खिलाफ है। उसके बाद ही दोस्तों कोर्स को कंप्लीट कैसे करना है। 2 आवर्स के लेक्चर आपको रोज़ देखने चाहिए, उसमें 6 घंटे लगाने चाहिए रिवाइज़ करते हुए, उसे एनालाइज करते हुए, जो चीज़ें आपको ठीक से समझ में नहीं आई हैं उनके बारे में रिसर्च करते हुए। साथ ही मैं जीएस प्लस ऑप्शनल का कोर्स जो है 110 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। 15 डेज एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के ले लूँगा। उसके बाद मैं मंथली करंट अफेयर्स आपको देता रहूँगा। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे के फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों हमने अब तक पढ़ लिए थे, आर्टिकल नंबर 24 तक पढ़ लिया था, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन चल रहे थे हमारे। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे अपने राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। अब दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 इन 4 आर्टिकल्स के अंदर दिए हुए हैं। तो इन्हें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनमें से जो 26 आर्टिकल है खास तौर से, उसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम 25 की बात करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 25 के अंदर ये दिया गया है सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। एक्चुअली दोस्तों सिटीजन्स को नहीं, ये सबको दिया गया है। तो मतलब फॉरेनर्स जो हैं उन्हें भी मिल जाएगा। तो आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है दोस्तों एक तरह दैवी शक्तियों में विश्वास करना। तो उसके लिए कोई भी इंडिविजुअल की बात करता है ये आर्टिकल, ना कि किसी धर्म की बात करता है। एक इंसान जो है वो अपने मन से किसी भी दैवी शक्ति पर विश्वास कर सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है। उसके लिए उसे वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, प्रोफेस भी कर सकता है, प्रोपगेट भी कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो मतलब मोरालिटी वाली बात भी इसके अंदर है कि ऐसा ना हो कि धर्म जो आप फॉलो कर रहे हो, जो आपकी मान्यता है, वो मोरालिटी के ही खिलाफ हो। कम से कम मोरल तो वो होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो वॉयलेट ना करे। पार्ट 3 आप समझते हो, फंडामेंटल राइट्स। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, उन्हें वो वॉयलेट ना करे। तो ये जरूरी है इस आर्टिकल के अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो दिया हुआ है उसे यूज़ करते हुए हर इंसान को। दोस्तों इसके अलावा ये भी कहा गया है कि स्टेट जो है, एक तरह से इसका ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं आप, कि स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है सेकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। जैसे मतलब कोई टेम्पल है दोस्तों, तो उसके आसपास की जो मतलब फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं टेम्पल के अंदर, या फिर उसके अलावा जो सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं रिलीजियस जो प्रैक्टिस की, तो उन्हें सरकार जो रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसमें ये आर्टिकल 25 बीच में नहीं आता है। साथ ही दोस्तों इसमें एक प्रावधान और है कि जो जो हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं उन्हें पब्लिक करना अलाउड है। अगर हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप को पब्लिक कर दिया जाएगा तो वो आर्टिकल 15 के अंडर आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको ये बात समझ में आती है कि हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप जो हैं उन्हें एक तरह से पब्लिक प्लेस माना गया, यानी उसके अंदर आर्टिकल 15 लागू होगा। तो आपको पता है उसमें क्या था, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो दूसरे रिलीजन के लोग भी हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप में जा सकते हैं। तो ऐसा किया गया है हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए, ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। ऐसा दूसरे रिलीजन्स के लिए दोस्तों नहीं है। और ये बात आपको ठीक से समझ में आएगी आर्टिकल 26 के अंदर कैसा क्यों है, जो आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों आर्टिकल 25 जो था वो था एक इंडिविजुअल से डील कर रहा था कि इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। लेकिन आर्टिकल 26 जो है वो बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन से। तो पहले तो हम दोस्तों ये समझ लेते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होता क्या है। दोस्तों रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है उसके लिए 3 कंडीशंस रखी गई हैं। पहला है कि वो एक ग्रुप होना चाहिए, यानी उसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए। साथ ही उसके एक यूनिक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है। और साथ ही उसका एक नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं, एक इस्लाम धर्म होता है, एक क्रिश्चियन धर्म होता है, एक हिंदुओं के अंदर ही आर्य समाज वगैरह होता है, उसके अलावा ब्रह्म समाज वगैरह। इस टाइप की जो मतलब जिनके अंदर एसेंशियल यूनिक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दिया हुआ है उन्हें कहा जाता है रिलीजियस डिनोमिनेशन। साथ ही उसका ग्रुप होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। अब दोस्तों हिंदू जो रिलीजन है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, तो उसे एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाता है। इसीलिए उसे इस आर्टिकल 26 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है हिंदू रिलीजन को। एक्चुअली उसे कल्चर की तरह ज़्यादा माना जाता है हिंदू रिलीजन को। लेकिन हिंदू रिलीजन के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे अब मैंने बताया आपको भी आर्य समाज के बारे में, तो उन्हें रिलीजियस डिनोमिनेशन मिला हुआ है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड 2 केस चल रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक सबरीमाला केस और एक हिजाब केस। ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं दोस्तों। इसके अंदर जो हिजाब केस है, जो आपने अभी रिसेंट में सुना होगा, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, उसमें आ रही थी, एक था आर्टिकल 26 कि हमें अपना रिलीजन जो है जो वो फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसमें एक दिक्कत आ रही थी आर्टिकल 15 की कि सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे कुछ लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल में जाना चाहती थी, वो कहती थी हमारा आर्टिकल 26 वायलेट हो रहा है अगर हमें हिजाब के लिए मना किया जाए। और साथ ही स्कूल कहता था हमारा आर्टिकल
जो 15 है बाकी स्टूडेंट्स का वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि इक्वलिटी होनी चाहिए सबको अपने रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उन्हें करने का। रिलीजियस प्रैक्टिस आप बोल सकते हो कि जो भी वो करना चाहते हैं उसे करना अलाउड हो। लेकिन अभी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया, अभी दूसरी बेंच में गया है सुप्रीम कोर्ट में। जब इसका फैसला आएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों सबरीमाला केस था, उसमें भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो हिंदू रिलीजन है उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन मिला नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से उसमें आर्टिकल 15 लागू हो जाता है। आर्टिकल 15 लागू होता है तो उसमें रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब सेक्स यानी वुमेन और मैन जो है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो सबरीमाला टेम्पल जो था उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती थी कि उसके अंदर वुमेन्स को जाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर अब आर्टिकल 15 लग रहा है, आर्टिकल 15 लगेगा तो वुमेन को जाना अलाउड करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजियस डोमिनेशन नहीं है। रिलीजियस डोमिनेशन है तो आप जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्साइंस की बात है तो आप नहीं कर सकते इंडिविजुअल के बेसिस पे। तो हिंदू रिलीजन को इंडिविजुअल के बेसिस पे तो पावर मिली हुई है, लेकिन एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। मतलब एज अ मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे हिंदू रिलीजन की बात कर रहा हूँ मैं, जो उसके अंदर के पार्ट्स हैं, आर्य समाज वगैरह, ब्रह्म समाज, जो मैंने आपको बताया, उन्हें तो रिलीजियस डोमिनेशन मिला हुआ है, लेकिन एज अ होल नहीं मिला हुआ। तो ये बात है। तो इसमें साथ ही में याद भी रखना चाहिए कि इसमें आर्टिकल 26 जो था, आर्टिकल 26 जो था जिसके अंदर हम रिलीजियस फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की बात कर रहे थे, ये हम कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। ये 3 बातें थी। इसके अंदर दोस्तों पार्ट 3 नहीं दिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना चाहे कोई रिलीजन तो कर सकता है। यानी कि वो चाहे कि हमारी जो टेम्पल है, मतलब टेम्पल तो हिंदू में आ गया, जैसे मैं मुस्लिम की बात करूँ तो मुस्लिम अगर कोई चर्च है या फिर कोई मस्जिद है तो उसके अंदर कोई कह दे कि मैं वुमेंस को आना अलाउ नहीं करूँगा, या फिर मैं बोल दूँ इस कास्ट के लोगों को आना अलाउ नहीं करूँ, तो उन्हें करना वो परमिशन है, क्योंकि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन मिला हुआ है, उनकी अलग खुद की प्रैक्टिस हैं जिसमें सरकार जो है उन्हें रोकती नहीं है करने से। या फिर स्टेट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं तो स्टेट की बात ही चल रही है, तो ऐसा होता है आर्टिकल 26 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, पार्ट 3 इसके अंदर नहीं आता। लेकिन अगर उसकी बात करें हम फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस फॉर इंडिविजुअल की, तो उसमें पार्ट 3 को अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि पार्ट 3 के खिलाफ आपका कॉन्साइंस नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर का जो मैनेजमेंट है वो पार्ट 3 के खिलाफ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन मिला हुआ है तो। दोस्तों अब आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है दोस्तों ये काफ़ी खास है, क्योंकि आपको याद होगा एक समय होता था तब जब औरंगजेब का राज होता था, या फिर आप कुछ और एम्परर्स थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, तो उस समय एक टैक्स लगता था जजिया करके। तो वो एक्चुअली एक टैक्स ऐसा था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, यानी एक रिलीजन के लोगों पे लगता था, बाकियों पे नहीं लगता था। तो ऐसा कोई भी टैक्स जो है नहीं लगाया जा सकता, इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी एक रिलीजन के लोगों पे। साथ ही दोस्तों उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा भी कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, सेस बोलते हैं, सेस का मतलब टैक्स ही होता है, कि हम ऐसा कोई टैक्स सब लोगों पे लगा रहे हैं लेकिन उस टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सेस के बारे में आपको बता दूं, जैसे सेस टैक्स से थोड़ा अलग होता है। जैसे हम बात करूँ इनकम टैक्स की या फिर जीएसटी की या कॉर्पोरेशन टैक्स की, तो ये सारे जो टैक्स हैं ये सब एक ही फंड में जाके इकट्ठा होते हैं, उसके बाद सरकार उन्हें कहीं भी यूज़ कर सकती है। लेकिन सेस जो होता है दोस्तों, तो वो एक फिक्स काम के लिए ही कलेक्ट किया जाता है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है एक, तो उस सेस के अंदर जो भी कलेक्शन होगा टैक्स का वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन में ही यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे सेस का यूज़ किया गया है कि अगर सेस स्टेट इकट्ठा कर रही है किसी रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, तो वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं हो सकता। तो ऐसा उसमें बताया गया, ना तो किसी एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन पे टैक्स लगाया जा सकता रिलीजन के बेसिस पे, ना ही सब पे लगा के उसे किसी एक रिलीजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। उसके अलावा दोस्तों इसमें ये बात भी कही है, सर्विस फीस जो होती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वो अलाउड है, लेकिन टैक्सेशन अलाउड नहीं। मतलब सर्विस फीस ऐसा है जैसे आप टेम्पल के अंदर कहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपना कुछ सर्विस चाहिए, जैसे टॉयलेट वगैरह की या फिर किसी और चीज़, अगर उसके लिए कोई फीस ली जा रही है तो ये अलाउड है, इसमें कोई वायलेशन नहीं होगा आर्टिकल 27 का। साथ ही दोस्तों आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 में ऐसा है कि जो फ्रीडम है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से, मतलब अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट के द्वारा फंडेड है, ओन्ड है या फिर कंट्रोल्ड है, तो उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माफ़ करिएगा मुझे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा ओन्ड है या फंडेड है या कंट्रोल्ड है, उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। साथ ही दोस्तों जो रिकॉग्नाइज हैं स्टेट के द्वारा, फंडेड और ओन्ड या कंट्रोल्ड नहीं है, जो रिकॉग्नाइज, उनके अंदर दिया जा सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसे फॉलो करना स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है। और दोस्तों लेकिन जो रिलीजियस एंडाउमेंट वाले हैं, यानी जो रिलीजन के लिए ही बनाए गए, उनकी फंडिंग भी वहीं से आती है रिलीजियस लोगों से, और साथ ही उसकी रिकॉग्नाइजेशन भी वो लोग ही करते हैं। तो उसके अंदर तो अलाउड भी और कंपलसरी भी, यानी उसके अंदर जाएगा ही वो इंसान जो उससे अपने एग्री करता होगा उस रिलीजन से। साथ ही दोस्तों स्टडी ऑफ रिलीजन जो है वो अलाउड है, उसे इस तरह नहीं माना जाएगा कि उसे रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन के इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं माना जाएगा। स्टडी ऑफ रिलीजन अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो 29 और 30 आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं। अब दोस्तों ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं।
इन्हें आपको ठीक से समझना चाहिए। अब ये 2 आर्टिकल हैं सिर्फ। तो पहला आर्टिकल जो उसमें ऐसा लिखा गया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन इन इंडिया और पार्ट, यानी इंडिया के अंदर का कोई भी मतलब सिटीजन हो या उसके पार्ट का कोई सिटीजन हो जिसके पास डिस्टिंक्ट कल्चर या लैंग्वेज है, उसके पास राइट है उसे बचाने का। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। अब माइनॉरिटीज़ 2 तरह की डिफाइन की गई हैं कि एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है लैंग्वेज के बेसिस पे। तो दोस्तों इसकी अभी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई है। तो मोटा-मोटी जो लोग यूज़ करते हैं कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार जो चाहती है वो हो जाता है। तो फिलहाल सरकार कुछ ऐसा करती है कि जो नॉन हिंदी लैंग्वेजेज़ हैं, नॉन हिंदी के अलावा जो लैंग्वेजेज़ हैं, तो उन्हें माइनॉरिटी वाली लैंग्वेजेज़ कहा जाता है, और जो हिंदू के अलावा जो रिलीजन्स हैं उन्हें कहा जाता है माइनॉरिटी रिलीजन्स कहा जाता है। अब दोस्तों अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिला दोगे, नॉन हिंदी और नॉन हिंदू, तो आप देखोगे इनकी पॉपुलेशन तो 50% से भी कम हो जाती है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो। हालांकि इन्हें अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो अभी ये सब कन्फ्यूजन की स्टेट है कि एक्चुअल में माइनॉरिटी किसे कहा जाए। क्या हिंदू भी माइनॉरिटी हो सकते हैं, जैसे पंजाब हुआ या फिर मेघालय हुआ या जम्मू एंड कश्मीर हुआ, तो वहाँ पर हिंदू भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा है कि जो नॉन हिंदी और नॉन हिंदू पीपल हैं या फिर नॉन हिंदी लैंग्वेजेस हैं, उन्हें माइनॉरिटी फिलहाल कहा जाता है। तो उसके लिए जो है कि स्टेट जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के अंदर। अब दोस्तों इसमें आपको एक बात देखने को मिलेगी कि हमने आर्टिकल जो 15 पढ़ा था, जिसमें कि चंबकम दुरायराजन केस आया था, जिसमें कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से चल रही थी, फिर अचानक से चंबकम दुरायराजन मैडम ने केस किया था, तो उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी थी। तो दोस्तों वो जो केस था उसमें मतलब जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही थी वो ना कि सिर्फ आर्टिकल नंबर 15 का वॉल्यूशन था उस समय, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ नहीं था, उसमें लिखा नहीं गया था कि SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन करना अलाउड है। तो उस समय वो इसका भी वॉल्यूशन कर रहा था कि इसमें इस आर्टिकल 29 में, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज और जोड़ा गया है दोस्तों, यहाँ सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को हटा दिया गया है। तो इसमें आर्टिकल 15 वाली बात आ जाती है, जो आर्टिकल 15(1) में लिखी हुई है, थोड़ी थोड़ी वही बात है। तो उस समय जो चंबकम दुरायराजन मैडम गई थी केस करने के लिए, तो उस समय उन्होंने आर्टिकल 29 को भी कोट किया था, इसलिए वो उनका केस जो है स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 जो है वो भी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज से डील करता है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनके पास अधिकार है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का और उन्हें एडमिनिस्टर करने का। अब ये जो अधिकार है उनका, इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो टैक्स कलेक्शन होता है सेस वगैरह वाला, उसे हमें एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से कलेक्ट नहीं करना या फिर उसे यूज़ नहीं करना डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से। साथ ही उसमें यहाँ भी ये बात लिखी हुई है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर माइनॉरिटी मैनेजमेंट। तो ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए देश के अंदर कुछ जैसे पारसी की बात करूँ मैं, तो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है रिलीजन की। तो ऐसा ना हो कि स्टेट इसे सोचे कि ये बहुत छोटी माइनॉरिटी, तो इसे बहुत कम प्रोपोर्शन देते हैं। अगर मान लो कोई सेक्स इकट्ठा करती हुई है सरकार, वो कहती है चलो मैं डिवाइड करती हूँ सेक्स को सभी रिलीजन्स में बराबर। जैसे मान लीजिए आप रिलीजियस पिलग्रिमेज के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। या फिर आप कहें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो फंड सरकार दे रही है, तो उसमें कोई भी उसे भेदभाव नहीं करना है, भले उनकी पॉपुलेशन कम हो, यानी सबको बराबर ही देना है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, आपको याद रखनी। अब दोस्तों ये राइट्स तो दे दिए गए आर्टिकल 30 के अंदर कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती हैं। लेकिन अब दोस्तों जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़मीन पे बनते हैं, वो एक प्रॉपर्टी होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आर्टिकल नंबर 19(1)(f) था, सॉरी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये F है एक्चुअली, तो जो आर्टिकल 19(1)(f) है उसे रिमूव कर दिया गया था। तो उसकी वजह से ये जो आर्टिकल है इसमें थोड़ा खतरा आ सकता है कि अब सरकार जो है, अगर कोई ऐसी सरकार आती है मतलब जिसका इंटेंशन जो उसके खिलाफ हो, माइनॉरिटीज़ जो के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो इस एक्ट का जो इस्तेमाल मतलब जो रिपील हुआ है जो 19(1) है उसकी मदद से अब उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसे अपने कब्जे में ले सकती है। तो इस आर्टिकल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19(1)(f) का जो रिमूवल है वो इस एक्ट के डिसएडवांटेज में इस्तेमाल ना हो, जो आर्टिकल 30 है उसके डिसएडवांटेज में इस्तेमाल ना हो। तो फिर इससे दोस्तों क्या होता है, फिर उन्हें ज़्यादा ही पावर मिल जाती है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। तो कभी वेलफेयर का काम हो तब भी ऐसा हो सकता है कि वो ज़मीन देने से मना कर दें, ये बोल के कि हमारे ऊपर तो 19(1)(f) का रिमूवल जो है वो लागू होता ही नहीं है। तो इसीलिए एक केस हुआ था दोस्तों, TMA पाई फाउंडेशन केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो आर्टिकल 30 है जिसमें कि ये बात लिखी हुई है, ये बात एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इसमें रीजनेबल रेगुलेशंस हैं वो प्लेस किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। यानी सरकार चाहे तो बहुत ज़रूरी अगर हो तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नहीं ही कर सकती, मतलब ऐसा गारंटेड नहीं है किसी बात की। और दोस्तों उसके साथ ही आर्टिकल जो 31 था
हाँ जी, आर्टिकल 30 तक तो आपके कल्चर एंड एजुकेशन राइट हो गए। उसके बाद जो आर्टिकल 31 है वो अलग चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो रिपील कर दिया गया था, उसे ट्रांसफर करके आर्टिकल 300A में भेज दिया गया है। अब दोस्तों ये सब तो हमने पढ़ा। इसके अलावा एक मिनट पहले आपको इसका रिकैप करा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो पहले तो हम जाते हैं, फिर से रिकैप करते हैं अपने दोनों जो हमने पढ़े हैं, राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के और राइट्स ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो पढ़े थे। तो इसमें क्या था दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 25 जो था वो एक इंडिविजुअल के लिए था, उसका फ्रीडम ऑफ कंसेंट जो सब मान्यता रखना चाहता है दैवी शक्तियों पर, वो उसके प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपिगेट कर सकता है, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आर्टिकल 26 में पार्ट 3 नहीं था, इसमें सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ था। उसके साथ ही ये इंडिविजुअल के लिए था, ये था पूरे रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए। इसमें हमने ये भी देखा था आर्टिकल 25 में कि हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसे पब्लिक बनाया जा सकता है। आर्टिकल 15 वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा उसके बाद। उसके साथ ही दोस्तों इसमें ये भी लिखा था कि स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकता है सेकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं रिलीजियस प्लेस की या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस की जो भी हैं, मतलब एग्जैक्टली जो रिलीजन है उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं सेकुलर प्रैक्टिसेस, जैसे कि मंदिर के आसपास की सिक्योरिटी वगैरह होती है, या फिर उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह, उस सबको तो मैनेज किया जा सकता है सरकार के द्वारा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर्टिकल 26 जो था वो फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के लिए था। और साथ ही इसमें ये भी बताया गया था रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, एक ग्रुप होना चाहिए, उसका यूनिक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, एसेंशियल प्रैक्टिसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, और उसका एक नाम होना चाहिए। सबरीमाला केस और हिजाब के से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको समझाया था। अब आर्टिकल 27 आता है। 27 में ये कहा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और रिलीजियस अफेयर्स। तो इसमें मैंने आपको दो बातें समझाई थी, ना तो किसी एक धर्म पे टैक्स लगाया जा सकता, ना ही किसी सब धर्मों पर कोई सेस लगा के उसे किसी एक धर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा इसमें ये भी था कि सर्विस फीस जो है वो अलाउड है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी। तो मतलब ये क्योंकि ये जो एक तरह टैक्स नहीं है, सर्विस है, ये आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद आर्टिकल 28 में हमने पढ़ा था कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता है स्टेट द्वारा ओन, फंडेड और कंट्रोल्ड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनके अंदर बैन है पूरी तरह से। और साथ ही जो रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट रिकॉग्नाइज उसके अंदर बैन नहीं है, लेकिन वो एक तरह वॉलंटरी है, स्टूडेंट चाहे तो पढ़े या तो ना पढ़े। उसके अलावा जो रिलीजियस एंडोमेंट है उसमें तो कंपलसरी भी होता है और अलाउड भी है। और साथ ही दोस्तों इसमें स्टडी ऑफ रिलीजन्स जो है स्टडी ऑफ रिलीजन्स को एक तरह से इसका वॉल्यूशन नहीं माना गया है आर्टिकल 28 का। स्टडी ऑफ रिलीजन्स तो किया जा सकता है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम कल्चर और एजुकेशन राइट्स को एक बार बात करते हैं। तो उसमें दोस्तों क्या था, आर्टिकल 29 हमने पढ़ा था। 29 के अंदर ये था कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो इंडिया के अंदर या इंडिया के पार्ट के अंदर जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हो, उसके अधिकार है अपने उसे कंजर्व करने का। साथ ही दोस्तों इसमें ये भी कहा गया था कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एडमिशन है वो रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हमें आर्टिकल 15(1) से मिलता हुआ लगाता है। आर्टिकल 15 में भी तो ये लिखा हुआ है, इसमें सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और जोड़ा गया है, उसमें लैंग्वेज नहीं है, बस इसमें ऐसा है। तो चंपकम दुरायरन केस से ये थोड़ा बहुत मिलता भी है। उसके अलावा ये भी था दोस्तों हिंदी वाला केस था, हिंदी और हिंदू वाला, कि नॉन हिंदू को माइनॉरिटी कहा जाता है और नॉन हिंदी को माइनॉरिटी लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड और डिबेट का पॉइंट है कि असल में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पंजाब हुआ या फिर जम्मू कश्मीर हुआ या मेघालय जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर हिंदू मेजोरिटी में नहीं, या फिर हिंदी बोलने वाले भी मेजोरिटी में नहीं है। उसके साथ ही दोस्तों आर्टिकल 30 पढ़ा था हमने, इसके बारे में हमने काफ़ी बातें पढ़ी थी। एक तो ये है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज उनके पास अधिकार है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का। उसके साथ ही दोस्तों ये याद रखा जाएगा इसके अंदर कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जब सरकार एड ग्रांट कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑन द ग्राउंड ऑफ कि वो छोटे हैं, मतलब माइनॉरिटी। ऐसा नहीं है कि पारसी को कम देंगे और हिंदू या मुस्लिम्स को बड़ा ज़्यादा देंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा, ऐसा नहीं है। सब रिलीजन्स को बराबर ही ग्रांटिंग एड जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए वो दी जाएगी। क्योंकि इसमें बात चल रही है कि उन्हें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने हैं, तो उसी की बात यहाँ पे चल रही है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि 19(1)(f) एक्चुअली यहाँ F है, तो एक्सक्लूजन ऑफ प्रॉपर्टी वाला वो जो रिमूवल है उसे हम इस एक्ट के डिसएडवांटेज में इस्तेमाल ना करें। लेकिन TMI फाउंडेशन केस में ये भी कह दिया गया था कि ना करें, इसका मतलब ये है कि करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रेगुलेशन जो है वो प्लेस किए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये आर्टिकल 31 है, ये रिपील कर दिया गया था, आर्टिकल 31A में पहुंचा दिया 300A में पहुंचा दिया गया है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को। अब दोस्तों ये जो चीज़ है अब मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो आर्टिकल नंबर 15 था अपना रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसके बाद हमने उसमें देखा था ST, ST, OBC, वुमेन, चिल्ड्रन के लिए और EWS के लिए अलग से प्रावधान किए गए थे। उसके अलावा 16 वाला जो था जिसमें कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की हमने बात करी थी। उसके अलावा 18 जो था जिसमें टाइटल्स की बात करी थी। उसके बाद 19 जो उसमें फ्रीडम की बात करी थी, सारे फ्रीडम जिसमें थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थे। उसके अलावा असेंबली था, उसके अलावा एसोसिएशन था, उसके अलावा मूवमेंट था, उसके अलावा रेजिडेंस था, उसके अलावा आखिरी में प्रोफेशन था, वो सब। उसके अलावा 29 और 30 जो हमने अभी पढ़े ही हैं। तो इन सब ये जो सारे आर्टिकल हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, वो फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है। अब दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म, और इसकी जो नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं। अब बाकी जो आगे चलती हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उन्हें हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।
थैंक यू।